नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। राहुल गांधी की जर्मनी यात्रा पर भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर लगाया भारत विरोधी गठबंधन का हिस्सा होने का आरोप। कहा, भारत की छवि को नुकसान पहुंचाना कांग्रेस का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के गहन विशेष परीक्षण संपूर्ण। 2.89 करोड़ मतदाता के कटेंगे नाम। 31 दिसंबर को आएगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। बंगाल में एसआईआर पर सुनवाई जारी। राजस्थान के चौमू में हंगामे के बाद हालात सामान्य। ड्रोन से पुलिस कर रही है निगरानी। 125 उपद्रवी हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट फिलहाल बंद। थाईलैंड और कंबोडिया ने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम के नए समझौते पर किए हस्ताक्षर। जुलाई की झड़प के बाद बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिक होंगे रिहा। एशेज सीरीज में इंग्लैंड की धमाकेदार जीत। 4 विकेट से मेलबर्न टेस्ट को 2 दिन में किया अपने नाम। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर 2011 के बाद मिली पहली टेस्ट जीत। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस पर देश विरोधी संगठनों के साथ मिलकर देश के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी के विदेशी दौरों पर भी सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश विरोधी संस्था ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा है। कि श्री राहुल गांधी जी यदा कदा विदेश यात्रा करते हैं। उनके पैतृक सलाहकार श्री सैम पित्रोदा, क्योंकि वो उनके स्वर्गीय पिताजी के भी सलाहकार रहे थे, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस नामक एक गठबंधन का हिस्सा है और उसी में भाग लेने के लिए राहुल गांधी जी जर्मनी गए थे। अब यह ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस एक ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ है जो भारत विरोधी शक्तियों के साथ और भारत विरोधी बातों को स्थापित करने वाले अनेक संगठनों के नेटवर्क का हिस्सा है। यानी राहुल गांधी जी उसके अध्यक्षीय समकक्ष हैं और सैम पित्रोदा उसके सदस्य हैं। राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी पूछा कि किन विदेशी शक्तियों के आदेश पर वो विदेशों में जाकर देश विरोधी बयान देते हैं जिनसे भारत की छवि खराब होती है। आपने कहा मुझे किसकी परवाह नहीं, तो आज हम कांग्रेस से पूछना चाहते हैं आपको किसकी परवाह है जो बाध्य करता है कि आप संसद के सत्र के दौरान जाते हैं। वहां पर किसकी परवाह है, किसका दबाव है और किसके हुक्म का पालन करने के लिए आप विदेश जाते हैं चलते संसद सत्र के दौरान और भारत विरोधी शक्तियों के साथ मंच साझा करते हैं। इससे एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस पार्टी अब सैम पित्रोदा के यह कहने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है, क्या आप भारत विरोधी वैश्विक दुरभिसंधि के सदस्य बन गए हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात में वलसाड के दौरे पर हैं, जहां वे धर्मपुर में श्री राजचंद्र मिशन के 25वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री राजचंद्र जी एक आत्मज्ञानी संत और जैन धर्म के सुधारक थे। दूरदर्शी श्री राजचंद्र जी की 19वीं सदी के उत्तरार्ध के एक उल्लेखनीय कवि व दार्शनिक भी थे। श्री राजचंद्र मिशन आश्रम का शिलान्यास 4 अगस्त 2000 को हुआ था और 2025 में इसके 25 साल पूरे हुए, जिसे मिशन रजत महोत्सव के रूप में बड़े उत्साह से मना रहा है। इसी रजत महोत्सव में शामिल होने के बाद राजनाथ सिंह ने कहा कि श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर के माध्यम से भगवान महावीर की शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक महत्वपूर्ण अभियान चल रहा है। श्री राकेश जी ने श्रीमद रामचंद्र मिशन धर्मपुर की स्थापना करके भगवान महावीर की
शिक्षाओं को विश्व भर में फैलाने का एक अभियान प्रारंभ किया है। और श्रीमद् रामचंद्र जी के ज्ञान प्रवाह को सदैव जारी रखा जाए, यह उनका सोच है, यह उनकी विचार है। गुरुदेव श्री राकेश जी द्वारा किए जा रहे ये सब सारे कार्य मानवता की शांति और समरसता, मानवता को शांति और समरसता की ओर ले जाने के लिए समर्पित हैं। मैं ऐसा मानता हूं। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के तहत सुनवाई की प्रक्रिया जारी है। पूरे राज्य में 3,234 टेबल पर पहले चरण की सुनवाई चल रही है। सुनवाई के पहले चरण में 31,68,424 अनमैप्ड मतदाताओं की जांच की जा रही है। डीडी न्यूज के संवाददाता सौरभ दत्ता ने हियरिंग सेंटर का जायजा लिया। 31,68,424 अनमैप्ड वोटर्स का संख्या बंगाल में, और इन 31,68,424 वोटर्स का हियरिंग शुरू हो गया आज से। ये बालीगंज कंस्टिट्यूशन के अंदर लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में जो हियरिंग सेंटर हुआ है, वहाँ पे 8 बूथों के वोटर्स वो आए हैं अपने दस्तावेज लेके। ये वो वोटर्स है जिनके 2002 में नाम नहीं है और जिन्होंने कोई लिंकेज नहीं दिखा पाए, यानी बाबा, माँ, दादा, दादी किसी का भी नाम 2002 में वो दिखा नहीं पाए। और इसी के चलते जो हियरिंग का प्रोसेस है वो शुरू हुआ है। 11 हर सेंटर में 11 टेबल है, 11 टेबल में ये हियरिंग चल रहा है। और इसी हियरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का पारा भी चढ़ा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स के निगरानी में जो ये हियरिंग हो रहा है उसको लेके आलोचना की है चुनाव आयोग की। अब आज से हियरिंग शुरू हुआ, ये लंबा प्रोसेस है, फरवरी तक चलेगा। देखना होगा आगे जाके बंगाल की राजनीति एसआईआर को लेकर कौन सा रुख लेती है। कैमरा पर्सन प्रदीप घोष, सौरभ दत्ता का रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कलकत्ता। माइक्रो ऑब्जर्वर की कड़ी निगरानी के बीच पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई प्रक्रिया चल रही है। इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर भी मौजूद हैं। बीएलओ सुपरवाइजर अरमान अली ने बताया कि सुनवाई के दौरान प्रत्येक केंद्र पर फोटो दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इलेक्टर्स का वहाँ पर हम लोगों को फ़ोटो लेने का इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इससे साबित हो पाए कि जो इलेक्ट्रल आया है वो वही है कि नहीं, उनके बदले में कोई और आकर के हियरिंग करा करके ना जाए। इसके लिए हम लोगों को जो लिस्ट दिया गया है वो लिस्ट से हम लोग फ़ोटो मिला करके काम कर रहे हैं। वो अपने एरिया का बीएलओ है, वो लोगों को हेल्प कर सकता है समझाने में कि कौन सा डॉक्यूमेंट ले जाने से जल्दी होगा, क्या करना होगा, कहाँ जाना होगा। बस बाहर से जितना जो हेल्प कर पाए, ला के यहाँ तक छोड़ भी सकता है, कोई बूढ़ा है तो। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कल रात 12 बजे एसआईआर फॉर्म जमा करने की समय सीमा खत्म हो गई। तय समय तक फॉर्म जमा न करने वाले 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम अब वोटर लिस्ट से हटाए जाने की प्रक्रिया में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इनमें स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट और अनुपस्थित मतदाता बड़ी संख्या में शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार सभी मतदाता सूची में 15.44 करोड़ का नाम है और इनमें से अब 2.89 करोड़ नाम काटे जाएंगे। वहीं 1 करोड़ 11 लाख वोटरों को नोटिस भेजा जाएगा। जिन 2.89 करोड़ मतदाताओं के नाम काटे जाएंगे उनमें 1 करोड़ 26 लाख स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23,70,000 डुप्लीकेट, 83,73,000 अनुपस्थित व 9,57,000 अन्य श्रेणी के मतदाता हैं। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 31 दिसंबर से 30 जनवरी 2026 तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। वहीं 31 दिसंबर से ही लेकर 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना, प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। फिर 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। बीते 11 दिसंबर को एसआईआर की तारीख दूसरी बार 2 हफ्ते बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय में आयोजित पुलिस मंथन 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को परंपरागत गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में पुलिस व्यवस्था को आम जन केंद्रित, तकनीकी रूप से सशक्त और अपराध के विरुद्ध अधिक प्रभावी बनाना है। नए साल के मौके पर जश्न के रंग में भंग न डले, इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने अपराधियों पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। दिल्ली पुलिस ने न केवल बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की हैं, बल्कि उनके पास से हथियार, ड्रग्स, चोरी की गाड़ियां और मोबाइल भी बरामद किए हैं। दिल्ली पुलिस ने क्या कुछ रिकवर किया है, देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा की ये रिपोर्ट। नए साल से ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को एक तोहफा दिया है। दरअसल इनकी गिरफ्तारी हुई है। नए साल से ठीक पहले दिल्ली के सदर्न रेंज में 600 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से बड़ी संख्या में हथियार, मोबाइल और बाकी चीजें बरामद हुई हैं। आपको ये दिखाना चाहूंगा, ये तमाम वो रिकवरी है जो दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में की है। करीब 2 दर्जन ये हथियार बरामद किए हैं और 2 दर्जन से ज्यादा जो चाकू हैं, जो कि कोई ना कोई क्राइम में ये हम कह सकते हैं कि शामिल होते, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं। ये देखिए, अलग अलग तरीके की ये पिस्टल्स हैं, लॉन्ग बैरल, शॉर्ट बैरल, सिंगल शॉट, मल्टी शॉट्स, ये तमाम पिस्टल्स भी बरामद की गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए डीसीपी साउथ ईस्ट डॉक्टर हेमंत तिवारी जी हैं। सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि नए साल से ठीक पहले कितना ज़रूरी था इस तरह का ऑपरेशन चलाना और कितनी सफलता मिली है इस ऑपरेशन में आपको? दिल्ली पुलिस के पुलिस आयुक्त माननीय श्री सतीश गोलचा सर के नेतृत्व में उनका प्रथम फोकस है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, जिसमें कि हमारे ये गैम्बलिंग आती है, बूटलेगिंग आती है, नारकोटिक्स आता है और ये आर्म सप्लाई आती है। ये ऑर्गेनाइज क्राइम के क्रिमिनल किसी भी तरीके के दिल्ली में पैर न जमा पाएँ। तो सर के इसी विजन को क्रियान्वित करने के लिए दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने सितंबर के महीने में ऑपरेशन आघात का पहला वर्जन शुरू किया था। दूसरा वर्जन अक्टूबर महीने के आखिरी सप्ताह में हुआ और तीसरा वर्जन हमने 26 दिसंबर सुबह 8 बजे से 27 दिसंबर सुबह 8 बजे तक चलाया। सर, नए साल का मौका है, ऐसे में जश्न में डूबती है न केवल पूरी दिल्ली, पूरा हिंदुस्तान। आपका जिला जो है वो जो है दूसरे स्टेट से भी मिलता है, तो किस तरह से इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बिठाया जाएगा नए साल से ठीक पहले और कोई क्रिमिनल एक्टिविटी ना हो, इसको ध्यान में रखा जाएगा? हम नए साल के लिए पूर्ण रूप से सतर्क हैं। हमने जो हमारे जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के पुलिस, लोकल पुलिस से SHO लेवल पे भी संपर्क किया है और शीर्ष अधिकारियों के लेवल पे भी संपर्क किया है। ये जो हमारा नववर्ष है, इसके लिए मैं तमाम दिल्ली वासियों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल फ्री होके अपने किसी भी एरिया में जाके आप अपना नया वर्ष मना सकते हैं। तो न केवल हथियार, बाकी चीज़ें बरामद हुई हैं और बड़ी संख्या में आपको एक ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। ये दरअसल वो मोबाइल हैं जो कि या तो लूटे हुए थे या फिर लोगों के खो गए थे। तो दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन आघात पिछले 24 घंटे चला है और दिल्ली पुलिस का ऐसा दावा है कि काफ़ी बड़ी कामयाबी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मिली है। कैमरामैन आनंद कश्यप के साथ दिवांशु मल्होत्रा, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। चिंतामणि, क्यों इतनी चिंता करते हो? क्या खरपतवार से परेशान हो? पेश है स्टील MH210 फ्लावोवीडर। खरपतवार पे करो वार, सुनहरी फसल होगी हर बार। तू मेरे घर के रानी, ये मेरे खेतों का राजा। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी के जीवन दर्शन, उनकी संघर्ष यात्रा और राष्ट्र निर्माण की सोच को एक उत्सव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। 28 दिसंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय नमोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे।
गुजरात के वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक साईराम दवे द्वारा लिखित नमोत्सव में 150 से अधिक कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के जीवन दर्शन को सांस्कृतिक रंगों में पिरोकर प्रस्तुत किया जा रहा है। डीडी न्यूज संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता ने साईराम दवे के साथ की खास बातचीत। नमोत्सव महज ये एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन दर्शन, संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है और एक संदेश कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति ने असाधारण चिंता करके राष्ट्र में अपनी पहचान बनाई है। और इस पूरी पहचान और इस पूरे संदेश के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो हैं गुजरात के साहित्यकार, लेखक, राष्ट्रवादी चिंतक, और जिस तरह से प्रधानमंत्री की नीतियों को संवाद के माध्यम से जन जन तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे योद्धा हमारे साथ हैं साईराम दवे जी। साईराम जी, आपका दूरदर्शन पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर ये विचार कहाँ से आया नमो उत्सव के जरिए प्रधानमंत्री के संदेश को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का, और इस संदेश में किस तरह से आपने जो माध्यम दिया है ये काफी प्रेरित करता है लोगों को। जी, एक वडनगर से निकला हुआ साधारण सा बच्चा किस तरह से रॉयल हाउस तक पहुंचता है। रेलवे स्टेशन से रॉयल हाउस तक की ये यात्रा है वैसे तो, वडनगर से व्हाइट हाउस की ये यात्रा है वैसे तो। सो दिल्ली के संसद में आज जो हम प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, पिछले 12 साल जब नरेंद्र भाई यहाँ सीएम थे, तब बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे लेक्चर्स उनके सुने मैंने, तो प्यार तो उसे सारा देश करता है, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए इतना संदेश है कि अगर कठोर परिश्रम कोई करे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, और उसका दूसरा नाम है नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे साईराम दवे जी, जो नमो उत्सव के माध्यम से प्रधानमंत्री के जीवन दर्शन के साथ साथ उनके संघर्ष और उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। और आज नमो उत्सव महज एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने का भी एक बड़ा माध्यम बन गया है। गुजरात के अहमदाबाद से कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। ये अहम खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मनोज कुमार अग्रवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग में केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। केंद्रीय बलों के कमांडेंट रैंक के अधिकारियों ने मनोज कुमार अग्रवाल से की थी मुलाकात और निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का किया था अनुरोध। यहां पर हम जानते हैं कि सीईओ मनोज कुमार अग्रवाल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा यहां पर मुहैया कराई गई है। पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। एसआईआर पर सुनवाई शुरू हो रही है। अगर आपका नाम कट गया है तो यहां पर अनमैप्ड वोटर्स को एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। और उसके बीच यहां पर यह अहम खबर आई है, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस सुरक्षा की मांग की थी और अब यहां पर सुरक्षा यहां पर दी गई है। एसआईआर के मुद्दे पर मुख्य चुनाव अधिकारियों से मिलने के लिए भी टीएमसी प्रतिनिधिमंडल ने लगातार बातचीत के लिए गुहार लगाई थी। ऐसे में तमाम तरह की खबरें जब पश्चिम बंगाल से आ रही हैं एसआईआर की इस पूरी कार्रवाई को लेकर, जब वहां पे विरोध भी चल रहा है, ऐसे में निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का अनुरोध किया था और यहां पर राज्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के सामने टीएमसी समर्थकों का प्रदर्शन भी देखा गया रहा। चुनाव आयोग लगातार टीएमसी के निशाने पर है इस पूरी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की टाइमलाइन में भी बदलाव किया था। अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 14 फरवरी 2026 को यहां पर होगा और ऐसे में वहां पर और भी ज्यादा समय देने की बात हुई थी। समय दिया गया था पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, लेकिन इसके बीच यहां पर एक खबर आ रही है कि मनोज कुमार अग्रवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा यहां पर प्रदान की गई और केंद्रीय बलों के अधिकारियों की राज्य के सीईओ से अहम बैठक भी हुई है। तो सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, सुरक्षा की बात की गई थी और यहां पर सुरक्षा मुहैया कराई गई है। माइक्रो ऑब्जर्वर की कड़ी निगरानी के बीच यहां पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत सुनवाई प्रक्रिया इस वक्त चल रही है, जहां पर ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ सुपरवाइजर भी मौजूद हैं और प्रत्येक केंद्र पर फोटो दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी का जो विरोध है
वो भी चल रहा है। ऐसे में यहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मनोज कुमार अग्रवाल को वाई श्रेणी की सुरक्षा यहां पर दी गई है। केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है राज्य निर्वाचन आयोग में और केंद्रीय बलों के कमांडेंट रैंक के अधिकारियों ने मनोज कुमार अग्रवाल से मुलाकात भी की। निर्वाचन आयोग ने, गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने केंद्रीय बलों की तैनाती का यहां पर अनुरोध किया था, सुरक्षा की मांग की गई थी और उसके बाद पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की गई है। खबरों में आगे बढ़े तो त्रिशूर नगर निगम में कांग्रेस की अंदरूनी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। कांग्रेस की महापौर निजी जस्टिन पर मेयर पद के लिए पैसों का सौदा करने का आरोप लगाने वाली कांग्रेस पार्षद लाली जेम्स ने पार्टी से निलंबन के बावजूद अपने आरोप दोहराए हैं। लाली जेम्स का दावा है कि निजी जस्टिन और उनके पति ने मेयर बनने के लिए पैसों से भरा सूटकेस लेकर पार्टी नेताओं के दरवाजे खटखटाए। आरोप सामने आते ही कांग्रेस ने सवालों का जवाब देने के बजाय आरोप लगाने वाली पार्षद को ही निलंबित कर दिया। निलंबन पर लाली जेम्स ने साफ कहा कि वे इसे खुशी खुशी स्वीकार करती हैं, ना सफाई मांगेंगी न वजह पूछेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे सदस्यता बहाली के लिए किसी से गुहार नहीं लगाएंगी, लेकिन कांग्रेस की समर्थक बनी रहेंगी। हालांकि विडंबना देखिए, आरोप लगाने वाली पार्षद ने पार्टी के निर्देशों का पालन करते हुए महापौर चुनाव में निजी जस्टिन के पक्ष में वोट डाला था। मैसूरू पैलेस के पास हुए एक गुब्बारा गैस सिलेंडर विस्फोट में मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बेंगलुरु के कामाक्षी पाल्या की निवासी लक्ष्मी की शुक्रवार देर रात अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में लक्ष्मी को गंभीर चोटें आई थीं और गहन उपचार के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। यह हादसा बृहस्पतिवार शाम को मैसूरू पैलेस के पास हुआ था। विस्फोट से गुब्बारा विक्रेता सलीम की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना में घायल एक अन्य महिला मंजुला ने शुक्रवार को दम तोड़ दिया था। इंडियन इम्यूनाइजिकल्स लिमिटेड IIL ने रेबीज वैक्सीन अभय रैप को लेकर ऑस्ट्रेलियाई स्वास्थ्य एजेंसी की चेतावनी को भ्रामक और अत्यधिक सतर्कता भरा बताया है। कंपनी ने स्पष्ट किया कि जिस कथित नकली बैच का जिक्र किया गया था, उसकी पहचान जनवरी 2025 में ही कर ली गई थी और उसे तुरंत बाजार से हटा लिया गया था। इससे पहले ऑस्ट्रेलियन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन ने यह दावा किया था कि नवंबर 2023 से भारत में नकली बैच का प्रचलन है और उन्होंने अपने यात्रियों को दोबारा टीकाकरण की भी सलाह दी थी। IIL ने कहा कि ये एक अलग थलग घटना थी और सभी अधिकृत आपूर्तियों सुरक्षित हैं। कंपनी के अनुसार अभय रैप वर्ष 2000 से निर्मित हो रही है और अभी तक 40 से अधिक देशों में 21 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। सभी बैच भारत सरकार की केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला से स्वीकृत होते हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने राष्ट्रीय चुनावों से पहले अल्पसंख्यकों के लिए 10% नामांकन कोटे की मांग की है। इस मुद्दे पर परिषद ने ढाका में एक गोलमेज चर्चा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता परिषद के महासचिव मुनिंदर कुमार नाथ ने की। बैठक में परिषद ने चुनावों से पूर्व 8 सूत्रीय एजेंडा भी पेश किया। परिषद का कहना है कि देश की राजनीतिक प्रक्रिया में अल्पसंख्यक समुदायों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और नामांकन कोटा इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। BHP CUC ने राजनीतिक दलों से अपील की कि वे अपने उम्मीदवार चयन में अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दें और उनकी सुरक्षा संबंधी तथा सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मजबूत बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएं। परिषद ने उम्मीद जताई कि सरकार और प्रमुख राजनीतिक दल उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे। थाईलैंड और कंबोडिया ने शनिवार को घोषणा की कि उन्होंने सीमा पर जारी झड़पों को समाप्त करने के लिए संघर्ष विराम को लागू करने के नए समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से प्रभावी हो गया। संघर्ष विराम समझौते में झड़प समाप्त करने के अलावा यह भी कहा गया कि दोनों पक्ष भविष्य में कोई सैन्य गतिविधि नहीं करेंगे और किसी भी पक्ष की हवाई सीमा का सैन्य उद्देश्य के लिए उल्लंघन नहीं करेंगे।
समझौते का एक और महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि थाईलैंड जुलाई में हुई झड़प के उपरांत बंदी बनाए गए 18 कंबोडियाई सैनिकों को 72 घंटे तक संघर्ष विराम पूरी तरह प्रभावी रहने के बाद वापस कंबोडिया भेजेगा। उनकी रिहाई कंबोडियाई पक्ष की एक बड़ी मांग रही है। इससे कुछ समय पहले कंबोडिया के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि थाईलैंड ने शनिवार को देश के उत्तर पश्चिमी इलाके में एक स्थान पर हवाई हमला किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि हवाई हमले केवल थाईलैंड की ओर से किए गए। मंत्रालय ने बताया कि शनिवार सुबह थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए और उत्तर पश्चिमी बंतिये मेंचे प्रांत के सेरेई साओफान इलाके में एक ठिकाने पर 4 बम गिराए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।